हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक मैथमेटिक्स का और मॉडल पेपर पढ़ेंगे और ये मॉडल पेपर भी आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले आपको 2 और मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं मैथमेटिक्स के 4th सेमेस्टर के, और एक 3rd सेमेस्टर का भी मॉडल पेपर दिया जा चुका है। तो जैसे जैसे हम लोगों का समय एग्जाम की तरफ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मॉडल पेपर्स काफ़ी मात्रा में दिए जाएंगे, बहुत तरह की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, कई सारे चैप्टर जिनमें आपको प्रॉब्लम होगी वो सारे कराए जाएंगे। आपको इस प्लेटफॉर्म पर बहुत शानदार प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चंस करेंगे, आपके सामने ये बहुविकल्पीय जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लिखे गए हैं, इनको आप ट्राई करिए और आंसर निकालिए, आंसर देते रहिए। तो देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने 243 की घात में 3/5। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में हमारा कार्य क्या होता है, यहाँ पर जो 3/5 है इस घात में जो नीचे है 5 है ना 3/5, इस 5 को, इस संख्या को ऐसे ही बनाना है कि घात 5 आ जाए। अगर ये घात 5 आ जाए और यहाँ पर 5 है तो 5 कट जाएगा, फिर आराम से आंसर निकल आएगा। अब देखिए इसको कैसे करना है। जैसे 243 का पहले आप एलसीएम लेंगे इस तरीके से, 3 और 24, 3 एक कम 3 ऐसे होगा ना, 3 और 3 दूनी 6, 3 9 27, सॉरी 3 7 21, और यहाँ पर 3 9 27 और 3 3 9 और 3 एक कम 3, ऐसे आपने लासा लेना आपको आता ही है। तो आपने देखा कि 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार। इसका मतलब आप इसको 243 को आप देख रहे हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 5 बार, यानी ऐसे 3 की घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और बाहर कितना है 3/5 है ही है। तो अब आप देख रहे हैं 3 पर 5, एक पावर अंदर, 2 पावर जब होती, 2 घातें एक साथ होती है तो गुणा हो जाता है, ये रूल है। तो ये 5 और 5 कट गया तो 3 पर 3 बचा ना, 3 पर 3 का मतलब भाई 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 27 उत्तर आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो ऑप्शन है राइट आंसर क्या है 27, यानी सी पार्ट, ठीक है। तो आप सब क्वेश्चन करते रहिए और आंसर बताते रहिए। चलिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पर एक संख्या लिखी गई जिसका घनमूल निकालना है। घनमूल किसका निकालना है, 1 लिखा है, फिर आपको 6 जीरो दिए गए, और घनमूल में क्या होता है हमेशा 3 के जोड़े बनते, तो 3 जीरो का एक जोड़ा, 3 जीरो का एक जोड़ा और 1 का तो एक ही रहेगा, 1 का घनमूल 1 होता है। इन 3 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा और इस 3 जीरो का भी 1 जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से 100 इसका निकल आएगा घनमूल। ये बहुत ही सरल प्रश्न था, कभी कभी बहुविकल्पी में बहुत ही सरल प्रश्न भी आ जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप केवल अभ्यास करिए, कहीं कहीं बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न होते हैं। तो अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है 2 सही 14/25, 2 सही 14/25 का वर्गमूल, वर्गमूल ऐसे निकालना है। तो इसको सबसे पहले तो सरल भिन्न में बनाएंगे। सरल भिन्न कैसे बनेगी भाई, ये मिश्रित भिन्न है। सरल भिन्न बनेगा ऐसे कि 25 को इससे गुणा करेंगे, 25 दूना 50 और फिर 14 जोड़ दिया जाता है, 50 और 14 हो जाएगा 64, और नीचे जो है वही रहेगा। इस तरीके से अब ये सरल भिन्न बन गया। आप जानते हैं 64 का वर्गमूल आपको अलग करना होता है और ये 25 का आपको अलग करना होता है, दोनों पर वर्गमूल है ही है तो दोनों का निकालना है। 64 का 8 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, आप सभी जानते हैं 8 8 64 और 5 25 होता है, इसलिए 8/5 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आप देखेंगे 8/5 बी पार्ट में दिया गया, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, फटाफट और क्वेश्चन करिए क्योंकि ये मॉडल पेपर है, एक ही वीडियो में हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है। एक वृत्ताकार तालाब का परिमाप 132 मीटर, एक वृत्ताकार तालाब का परिमाप 132 मीटर, इसका व्यास। वृत्ताकार तालाब है तो मतलब है तो वृत्त ही, इस वृत्त का समझ लीजिए तालाब है या वृत्त है, इसका परिमाप, परिमाप का मतलब ये जो बाउंड्री है ना। और वृत्त का परिमाप आप जानते हैं सभी, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, परिमाप या परिधि एक ही बात है। वृत्त का परिमाप कहे चाहे परिधि कहे एक ही बात होता है, फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब 2 गुणे पाई गुणे r। तो अब यहां पर क्या बात की गई है, देखिए कि इसका परिमाप दे दिया गया 132 और व्यास बताना है। तो आप इस परिमाप इधर है ना, परिमाप इधर 132 रख दीजिए, ये दे ही दिया गया। और फॉर्मूला कितना है इधर 2 गुणे पाई, पाई का मान रखिए 22/7 गुणे r। अब देखिए यहां से r निकल आएगा त्रिज्या, और त्रिज्या को डबल कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। अब चलिए निकालते हैं। भाई ये 7 बटे में है तो इस 132 के साथ ये इधर आएगा, तो जो चीज बटे में होती है दूसरे साइड गुणे में हो जाती है। देखिए 7 को इधर लाए गुणे में हो गया, और ये 2 और 22 इधर गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा। 2 और 22 को इधर लाएंगे तो ये दोनों ही बटे में इसके हो जाएंगे, ठीक। तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
अब आप सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। 2 से इसको काटेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, देखिए 22 आ गया, 22 एकम 22, 23 66, 3 बार में ये कट ही जाएगा, 3 7 21, तो आर का मान आया 21। यानी आर क्या होता है, आर होता है त्रिज्या। त्रिज्या अगर 21 है तो व्यास होता है हमेशा त्रिज्या का डबल, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का डबल कर दीजिए बस। तो त्रिज्या आया 21, इसका डबल करेंगे आएगा 42, तो 42 आंसर हो गया। 42 सेंटीमीटर, मीटर जो भी मीटर में था तो 42 मीटर आ जाएगा, यानी कि 42 मीटर ऑप्शन में कहां दिया गया, डी पार्ट। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आप करेंगे तो मुझे आशा है आपको फटाफट ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप लोग तेजी से इसको कर रहे होंगे। ठीक है, पूरा टाइम लेकर के एक ही बार में इसको करिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो, और जिन लोगों को सीखना है वो सीखते रहें, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 13 14 10 12 11 12 13 10 12 में बहुलक क्या। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, जिस संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा हो, यानी जो जितनी ज्यादा बार आई हो। तो कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार, देखिए 13 2 बार आया है, 14 एक ही बार आया, 10 आपका 2 बार आया है, 12 3 बार आया, 12 ही सबसे ज्यादा बार देखिए नजर आ रहा है। 12 ही ऐसी संख्या है जो 3 बार आई, और कोई संख्या 3 बार नहीं आई। इसका मतलब 12 सबसे ज्यादा बार आई है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो 12 ही बहुलक हो जाएगा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है। तो इसलिए आंसर बी इसका हो गया। तो आपने देखा इस तरीके से आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे ये आंसर्स कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। आपको दिया गया है 112 और अपॉन में रूट 196, 196 का वर्गमूल गुणे ऊपर 576 पर वर्गमूल लगा है, नीचे 12 दिया गया है, गुणे ऊपर 256 लिखा गया है और नीचे 108 दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न लिखा है जिसका आपको आंसर निकालना है। तो इसका बस केवल इतना उद्देश्य इस प्रश्न का, आपको ये वर्गमूल अगर अच्छे से याद है तो आप फटाक से इसका आंसर कर देंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप सभी लोगों से आज फिर कह रहा हूं कि आप सभी लोग कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग याद रखिए। का वर्ग, वर्ग का मतलब आप जानते हैं, जैसे 2 का वर्ग है तो 2 दूनी 4 होता है, 2 गुणे 2 2 दूनी 4। ऐसे ही जैसे 6 का वर्ग है तो आप 6 गुणे 6 करके 6 36। ऐसे आप इसको 30 तक याद रखिए, और कम से कम 1 से 15 तक का घन। घन मतलब घात 3, जैसे कि 2 की घात 3 हो तो 2 गुणे 2 करके मिलता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये मिलता है। ऐसे ही आप 1 से 15 तक का घन याद करिए। ये आपको याद है तो आपका समय बहुत बचेगा। अब देखिए कैसे, जैसे कि ये आपका 112 है, आप ऐसे लिखेंगे। 196 किसका है, 196 14 का होता है। 196 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 114। अब नहीं तो आप देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, 196 को ऐसे आप लिखेंगे, फिर 2 2 9 18, फिर 2 9 18 2 8 16, फिर ऐसे करेंगे 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 7 7 49, ऐसे करके 7 एकम 7, इतना करेंगे। फिर इनके जोड़े बनाएंगे, जोड़ों में इनको पहले वर्गमूल के अंदर इसको लिखा जाएगा, फिर जोड़े बनाएंगे, तब ये 2 गुणे 7 बराबर 14 निकलेगा, तब निकलेगा। तो इतना टाइम आपका जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकालने का तरीका यही होता है। इसी तरीके से सबका आप निकालेंगे, तो आपको याद है तो आप फटाक से रख देंगे। जैसे 576 का 24 होता है, हम 24 रख देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से 256 का 16 होता है, हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। हो गया, निकालना है तो इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हैं। ठीक, आप देखिए इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। जैसे 14 है तो 14 कितनी बार में 112 आएगा, 8 बार में। ठीक है, 14 8 112 होता है। तो ये हो गया। अब देखिए 12 दूना 24 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। आपने देखा ये सब कट गया नीचे से ऊपर, ऊपर बचा 8 2 2, 8 गुणे 2 गुणे 2, तो 8 यानी 8 गुणे 2 दूनी 4, 8 चौके 32। तो इस तरीके से 32 आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इसका आंसर आपका 32 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। अब फटाफट आगे बढ़िए। ठीक है, आंसर्स करते जाइए और लगाते जाइए। 1 से 30 तक के वर्ग और 1 से 15 तक के घन याद करिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का हो। अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का क्या तरीका होता है निकालने का, प्रायिकता या संभावना बराबर होता है, ऊपर आप लेते हैं अनुकूल घटनाएं, ऊपर क्या ली जाती है अनुकूल घटनाएं, और नीचे ली जाती हैं कुल घटनाएं, टोटल कुल घटनाएं कितनी हो सकती। अब इसमें इसका मतलब क्या है आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। देखिए कुल घटनाएं 52 पत्ते हैं तो कुल तो 52 नीचे रख देंगे,
क्योंकि कुल ताश के पत्ते में 52 पत्ते हैं। इसमें से एक इक्का निकालना है। तो बताइए इक्के आपके लिए अनुकूल घटना हुई जो आपको निकालना है। इक्के होते कितने हैं एक ताश के पत्ते में? 4 इक्के होते हैं, है ना। तो 4 इक्के होते हैं, उसको ऊपर रख दीजिए बस। अब ये जो 4/52 है, इसको देखिए कट रहा है, 4 एकम 4, 13 चौके 52 होता है, 13 बार में ये कट रहा है, तो 1/13 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रायिकता यहां पर निकल के आ गया, प्रायिकता आ गई 1/13। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1/13। ठीक है, करते जाइए आप लोग फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही आसानी से आप इनको सबको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे बोला गया है कि 7 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में, ये देखिए लिखी गई है, इनकी मध्यिका बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी ऊंचाइयां होती मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला कार्य उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लिया जाता है। तो चलिए मैं इनको अवरोही क्रम में लिख लेता हूं। अवरोही मतलब घटते क्रम में, चाहे आप आरोही लिखें या अवरोही लिखें, या आपके ऊपर, एक क्रम में लिखना है। तो मैं अगर घटते क्रम में लिखूंगा तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से देखिए कौन सी सबसे बड़ी है, 155। तो पहले आप इसी को लिखेंगे। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है, 153। ठीक है, 153 लिखेंगे। फिर 152 आया है, देखिए एक जगह पर 152 लिखेंगे। फिर 151 भी आया, 151 अब लिखिए। इसी तरीके से लिखते जाएंगे हम लोग। और फिर क्या है, 151 से छोटी अब क्या है, 48, 44, 42। तो ये रहा 48, 144 और 142। ये सारी संख्या हमने घटते क्रम में, अवरोही क्रम में लिख दिया। अब जब मध्यिका निकालनी होती है तो मध्यिका में पहले देखते हैं कि आंकड़े कितने हैं। आंकड़े जो दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं, यानी n बराबर 7, n का मान 7 ले लिया जाता है। आंकड़ों की संख्या को n कहते हैं, n बराबर 7। और 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो जब ये एक विषम संख्या है तो विषम का फॉर्मूला मध्यिका का आप लगाएंगे। सम और विषम दो तरह से आपको मध्यिका निकालनी होती है। विषम का मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 टोटल अपॉन 2, यानी n+1/2 वह पद। आगे ऐसे लिखते हैं, n का मान 7 आया है, 7 + 1/2। फिर आगे ऐसे ही आप वह पद ऐसे लिखते जाएंगे। 7 1 8 हो गया, 8/2वां पद। अब बताइए 8/2 का मतलब 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब 4वां पद, यानी चौथा पद। अब बताइए 4वां पद क्या है, 1 2 3 4। देखिए देख लीजिए इधर से कंटिन्यूटी में यही आया, तो इसका मतलब मध्यिका आपकी चौथे नंबर का पद है, जो कि 151 है। ये आपका उत्तर हो गया। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये चीज सामने से क्लियर हो रही होगी और बहुत अच्छे से आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, फटाफट आंसर करते चलिए और आगे बढ़ते रहिए, ताकि कम समय में जल्दी से हम अच्छे से अच्छा इसको सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 13 cos A बराबर 15, 13 cos A बराबर 5, 15 नहीं है 5 है, 13 cos A बराबर 5, तो cot स्क्वायर A का मान बताओ। तो cot स्क्वायर A का मान बताना है। तो आप देखिए यहां पर ये जब ऐसे दिया होता है तो आप सबसे पहले cos A ऐसे अलग कर लेंगे। देखिए 13 गुणे में है, कोई निशान नहीं दोनों के बीच में, मतलब गुणा है, तो 13 को उधर लाएंगे तो 5 के नीचे वो बटे में आ जाएगा। तो cos आ गया 5/13। और वैसे cos होता क्या है, cos होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर अगर हम एक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है ना, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज में अगर हम इसका नाम करें ABC, तो ये जो cos होता है, cos का मान होता है हमेशा आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब आपको ये 5 आधार लेना है और 13 को कर्ण लेना है। तो कर्ण तो सबसे लंबी भुजा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 13 लिख देंगे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 13 सेंटीमीटर या जो भी दिया हो। अब यहां पर सीधी सी बात है कि आधार किसको माने। यहां पर एक समस्या होती है कि आधार इसको भी माना जा सकता है, इसको भी माना जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आधार तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन लंब को प्राप्त करने का एक तरीका होता है। देखिए एक चीज तो आप याद रखिए, मैं शॉर्टकट में रिवीजन कराता हूं। यहां पर जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक भुजा जो होती है वो आपकी लंब होती है और एक आधार। सामान्य रूप से अगर बात करें तो ये लंब होता है, ये लंब होता है, इसको आधार कहते हैं। और इस वाली भुजा को कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा है, इसको कर्ण कहते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज में। तो अब इसमें लेकिन ये जब ABCD के रूप में लिखा होता है, यहां पर जैसे cos A या cos C cos B ऐसा दिया गया है, तब आपको लंब को पहचानने का तरीका दूसरा होता है। उसका तरीका ये होता है, जो यहां पर कोण cos के साथ आया है, जैसे यहां cos के साथ A आया है, तो A कहां बन रहा है, ये इसके अपोजिट जो साइड पड़ रही, जैसे ये वाली BC साइड इसके विपरीत पड़ रही, इसको हमेशा लंब कहा जाएगा।
और बाकी दूसरा वाला फिर अपने आप आधार हो जाएगा। और कर्ण तो ये सबसे बड़ी वाली भुजा है ही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। यही तरीका है, बस लंब डिसाइड क्या किससे होता है, ये जो कोण दिया होता है, संदर्भ कोण रेफरेंस एंगल दिया होता है, ए की बात की गई कॉस ए, अगर यहां पर कॉस सी लिखा होता सी, तो ये सी वाला कोण मानते तो इसके अपोजिट ये वाला फिर लंब हो जाता और ये आधार हो जाता। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे लंब को पहचानने का तरीका यही है। अब जैसे ही आपने डिसाइड किया लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, तो यहां पर आधार आपको दिया था 5 और कर्ण दिया था 13, तो कर्ण तो 13 रख दिया, आधार 5 है, इसका मतलब ये वाला जो ये वाली साइड है ए बी ये 5 है। ठीक, इसको 5 ले लिया। अब आप जानते हैं जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता होती है तो तीसरी भुजा किससे निकालते हैं, तीसरी भुजा निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले तो काम है पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम होती है वो होता क्या है, पाइथागोरस का नियम वो होता है कर्ण का स्क्वायर यानी वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, इसको आप अप्लाई करेंगे। कर्ण की जगह 13 है, 13 रख दीजिए, लंब की जगह 5 है, लंब की जगह आपको निकालना है, देखिए लंब का मान क्या है यहाँ पर BC, तो यहाँ पर BC मैं लिख देता हूँ, और प्लस आधार देखिए 5 दिया था तो 5 रख देता हूँ। अब आप देखिए 13 का वर्ग करेंगे, 13 गुणे 13, 13 13 में 169 होता है, और BC का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ये प्लस 25 इधर माइनस कर देंगे, इस तरफ 25 लाएंगे तो हमेशा ये माइनस हो जाएगा, उधर प्लस है, इधर BC का स्क्वायर 169 से 25 घटेगा तो 144 बचेगा बराबर BC का स्क्वायर, ये वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाता है, आपको मालूम है वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल लग जाता है, तो ये BC हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि 144 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 12 निकलेगा, तो ये निकल के आ गया आपका 12, ये जो BC आ गया 12। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब जब BC का मान पता ही चल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप इसको इधर मैं बता दे रहा हूं। अब आपको बताना था क्या, कॉट स्क्वायर ए, मतलब कॉट का मान आपको मालूम हो। तो कॉट क्या होता है आपको मैंने एक बताया था, यहां पर तरीका आपको मालूम हो लाल बटे कक्का करके। ठीक है, उसमें जो कॉट होता है वो यहां पर लिखा जाता है इस नीचे से ऊपर, यानी आधार बटे लंब, इसका जो मान होता है वो आधार और बटे लंब होता है, और क्योंकि इस पर स्क्वायर है इसलिए बाद में हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि इधर स्क्वायर है ना। तो अब देखिए आधार का मान कितना है, आधार यहाँ पर 5 है और लंब का मान कितना है 12 है, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मान कितना आ रहा है, यहाँ पर 5 का 25 और 12 का 144, ये 25 बटा 144 इसका उत्तर निकल के आ गया कॉट स्क्वायर ए का। इस प्रश्न का उत्तर है 25 बटा 144, तो ये प्रश्न भी आपका लग गया। बाकी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती तो आप चिंता मत करिए, बहुत ही शीघ्र मैं एक एक चैप्टर जो चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा है सब बताते रहिए हमको कमेंट में, मैं सबको नोटिस कर रहा हूं और उन चैप्टर्स को मैं बहुत ही ढंग से स्पेशलाइज तरीके से इसको कुछ ही दिनों में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं आपको हर तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ थोड़ा स्पेशल क्लासेस के रूप में, फिर मैं एक एक चैप्टर को बहुत ही ढंग से पढ़ा दूंगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो शेयर जरूर करिए, शेयर करिए, बाकी इस चैनल को नए लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिनको ज़रूरत, जिनको हेल्प मिल रही हो, हेल्पफुल वीडियोस लग रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आगे देखिए, दो समान आधार वाले बेलनों की ऊंचाइयां 2:5 है। दो समान आधार वाले बेलन हैं और बेलनों की ऊंचाइयां, दोनों बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं, पहले बेलन की ऊंचाई h1 और दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 मान लेते हैं। दो बेलन है तो दोनों की ऊंचाइयां, इनका अनुपात दिया हुआ है h1 h2 का, तो कितना 2:5, 2:5, ठीक है। यहां पर दो बेलन थे इस तरीके से मान लीजिए और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको दे रखा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको ये फिगर विगर नहीं बनाना है, समझने के लिए बस ऐसे मैंने बना दिया, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। दो बेलनों की ऊंचाई h1 h2 2:5 है, तो इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात। अब आप देखिए, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ अनुपात बताने के लिए क्या करना होगा, दोनों बेलन को अपॉन में बटे में रखना है। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, यही तो आपको करना होगा, तभी अनुपात अपने आप निकल आएगा। दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ और पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बेलन का होता है 2πRh,
तो यहां पर बोला था कि इन बेलनों का आधार समान है, समान आधार। समान आधार का मतलब है कि उनकी त्रिज्याएं समान है, तो आर तो वही रखे लेकिन ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए h1 कर दीजिए और दूसरे के लिए 2 पाई आर यहां पर h2 कर दीजिए। भाई यहां पर आधार समान है, आधार समान का मतलब अगर इसका आधार भी समान है तो जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या इसकी होगी, इसकी अगर आर होगी तो इसकी भी आर होगी, अगर इसकी 3 सेंटीमीटर तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर, मतलब बराबर होगा कुल मिलाकर के। तो इसका मतलब अगर त्रिज्याएं बराबर है तो देखिए 2 पाई आर इतना तो कट ही गया, बस h1/h2 बचा, और h1/h2 पहले से हमें मालूम था, h1 2 था, ये 5 था, मतलब वही उत्तर आ गया जो कि दिया गया था। ठीक है, ऊंचाइयों का जो अनुपात है ये h1/h2 का मान रखेंगे ना, यहाँ पर h1/h2 का मान दिया था 2:5 वो रख दिया, और इधर आपका क्या चल रहा है, वक्र पृष्ठों का अनुपात ही तो आप निकाल रहे थे, ये निकल के आ गया 2:5 ही निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से वक्र पृष्ठों का अनुपात भी 2:5 ही निकल के आ गया, इसका आंसर भी हो जाएगा 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 समीकरण है एक आपके सामने 12x² - 11x - 15 = 0 को हल करना है, यानी इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, x के मान निकालना है। आपको ये कई बार मैंने बताया है कि ऐसे प्रश्न इस प्रकार के दिख रहे हैं, देखिए ax² + bx + c = 0। इनको करने का तरीका ये होता है कि ये जो c होता है और यहाँ पर जो a होता है, यानी x² के साथ जो संख्या है, जैसे यहाँ x² के साथ 12 है, और यहाँ c यानी कांस्टेंट नंबर जो है, यानी यहाँ जैसे 15 है, 15 और 12, यानी इस a का और इस c का गुणा कर लेते हैं अपने माइंड में ही कहीं पर। ठीक है, यानी 12 × 15 कर लेंगे। अब 15 × 12 करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा आपका, 15 × 150, 15 × 2 = 30, 180 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपने इसको माइंड में कर लिया। अब करना क्या होता है, अगली स्टेप ये होती है कि ये जो x के साथ संख्या लिखी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, इसको 2 भागों में तोड़ना है आपको, 2 ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि उनको जोड़े या घटाएं तो 11 ही रहे, और उन्हीं को गुणा करें तो 180 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है सोचिए जिनको अगर हम आपस में माइनस करें या प्लस करें तो 11 रहे और गुणा करें तो 180 हो जाए। इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो 20 - 9, देखिए 20 - 9 अगर हम लिखें इस जगह पर तो 20 - 9 11 भी होगा, और 20 9 या 180 भी होता है। बाहर x था, इसको x लिख दिया। देखिए इसी को हमने केवल 2 संख्याओं में तोड़ा, अभी भी 20 - 9 का मतलब ये 11 ही तो है, बस स्प्लिट करा दिया, यानी इसको ब्रेक कर दिया। बस ये काम पहला करना होता है। अभी तक ये बात आपको समझ में आ रही होगी, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो दोबारा से इसको सुने, समझे, देखें, उनको समझ आ जाएगा, और नहीं तो अलग से मैं बाद में इसका अभ्यास कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये 12x² माइनस, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का 20 और ये x भी मल्टीप्लाई हो रहा, गुणा हो रहा, तो वो भी लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 और ये x भी आएगा साथ में, तो x आ जाएगा, और फिर -15 = 0। अब देखिए पहले संख्या थी 3 पद थे, अब हो गए 4 पद, तो यानी ये स्प्लिट हो गया, ब्रेक हो गया, है ना, 4 पदों में। अब क्या होगा, पहले के 2 पद और बाद के 2 पदों में कॉमन किया जाता है, ये आगे का रूल है। ठीक है, ये सब आपको बनाना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं कि इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में आपको कॉमन करना है। तो चलिए इसमें कॉमन करते हैं। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक तो x ही दिख रहा है, यहाँ 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, तो x तो कॉमन हो ही जाएगा। प्लस संख्याओं में कितना कॉमन हो सकता है, देखिए संख्याओं में कॉमन का यहाँ पर 12 है, तो 4 × 12, 4 × 5 = 20, मैक्सिमम 4 की टेबल में ये भी आ जाएगा, 4 की टेबल में ये भी आ जाएगा, और इससे बड़ी तो कोई पहाड़ा है नहीं जो दोनों में आता हो। 4 से बड़ा 5 में ये आएगा नहीं, ये आएगा, 6 में ये आएगा तो 6 में ये नहीं आएगा, यानी 4 ही सबसे ज्यादा लिया जा सकता है। तो 4 संख्याओं में ले लेते हैं और x इन दोनों में ले लेते हैं। अब देखिए 4 × 12 होता है, यहाँ 3 लिख दीजिए, एक x निकल गया था तो एक ही x बचेगा, फिर माइनस था यहाँ वाला तो माइनस लगाएंगे, 4 निकाला है तो 20 में से 4 निकालेंगे, 4 का पहाड़ा पड़िए, 4 × 5 = 20, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, बस ये वाला x एक ही था, ये भी बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार यहाँ करिए, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है संख्याओं में, x में तो यहाँ x है लेकिन यहाँ x है ही नहीं, तो x लेना ही नहीं है कॉमन, कॉमन वही होगा, उभयनिष्ठ वही होगा जो दोनों में होगा। तो अब संख्या में देखते हैं, तो 9 अगर लेते हैं पूरा, तो 9 के टेबल में, 9 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो इसका मतलब 9 तो नहीं हो सकता। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या 5 अगर मिलेगी तो 5 × 15 होगा, लेकिन इसमें 5 नहीं मिलेगा। तो अब उससे छोटी संख्या 3 में देखिए, 3 × 9, 3 × 5 = 15, दोनों में मिल रहा है ना, इसलिए 3 बाहर कर लेंगे। 3 बाहर करेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 3x बचेगा, क्योंकि 3 बाहर किया है, 9 था ना,
तो 9 था तो 3 तिहाई 9, 3 पहले बचेगा और ये x भी बचेगा, और माइनस इसमें से भी 3 जाएगा, पहाड़ा पड़ी, तीनों पची 15, तो यहाँ 5 बचेगा बराबर 0। आप समझ रहे होंगे कैसे किया जा रहा है, कॉमन हो गया। अब ये जो ब्रैकेट में देखिए खास बात आपको दिख रही है, यहाँ जो ब्रैकेट है उसमें भी समान चीज लिखी है, इसमें भी समान चीज, यानी सेम सेम चीज लिखी है दोनों में। तो इस ब्रैकेट वाली चीज को एक बार पहले आप ऐसे लिख लीजिए बाहर करके, और फिर जो बचेगा 4x और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 3 बराबर 0, इसको नोट कर लीजिए। बस तरीका क्या था, अगला ब्रैकेट वाली चीज को बाहर किया, दोनों ब्रैकेट एक बाहर आ गए, तो यहां से बचा 4x, यहां से बचा प्लस का 3। अब देखिए एक बार में ये 3x माइनस 5 ये भी 0 के बराबर है, और ये वाला 4x प्लस 3 दूसरा ब्रैकेट जो है ये भी 0 के बराबर है। यहां से देखिए x का मान निकालिए, तो पहले तो 3x, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। फिर x निकालेंगे तो 3 ये गुणे में है, 3 इधर आएगा तो 5 के नीचे बटे में हो जाएगा, यानी 5/3 यहां से निकला। यहां से देखिए इस 3 को पहले उधर ले जाइए, तो प्लस 3 था उधर जाएगा -3 हो जाएगा, फिर ये x में 4 जो है ये गुणे में उधर बटे में हो जाएगा, तो -3 के नीचे बटे में 4 हो जाएगा। यहां से देखिए x के दोनों मान आपके सामने आ चुके हैं, 5/3 और -3/4। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये आपके अति लघु उत्तरीय के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, 11 तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न का सेगमेंट। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न का सेगमेंट देखते हैं। अब आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक चार्ट, एक टेबल दी गई है, और उसमें बताया गया है कि आपको मध्यिका बतानी है, ठीक है। अब टेबल के लिए जब भी मध्यिका आपको बतानी हो तो सबसे पहले एक टेबल आप अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे, एक टेबल तो आप अपनी तरफ से बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो मैं बना देता हूँ, चलिए ठीक है, चलिए मैं इधर बना देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए, इस तरीके से बनाता हूँ कि स्पेस रहे। ठीक है, जो आप टेबल बनाएंगे उसमें आप क्या लिखेंगे, इधर आयु और इधर जो भी आपको दिया गया था वो चीज़ें आप नोट करेंगे, ठीक। इस तरीके से आप 3 कॉलम की टेबल बनाएंगे, जिसमें एक में आपकी आयु दी थी तो यहाँ आप आयु लिखेंगे वर्षों में, और एक आपको शिक्षार्थी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता थे तो ये शिक्षार्थी आप लिख देंगे। ये जो होता है ये आपको मुख्य रूप से देखा जाए तो जो पद होते हैं वो ये होते हैं। यहाँ जो शिक्षार्थियों की संख्या दी है ये एक तरह से आपकी बारंबारता होती है, बारंबारता मानते हैं इसको, या फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F से लिखते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से मध्यिका के केस में एक चीज आप निकालेंगे, संचयी बारंबारता। इसको आप नोट कर लीजिए, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बहुत लोग आप में से जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो हम लोग देखेंगे, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए यहां से हम निकालेंगे, सबसे पहले तो संख्याएं लिख लेते हैं 12 से लेकर के 18 तक, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपने नोट कर लिया। अब कौन कितनी बार आया है, 12 वर्ष वाले 4 शिक्षार्थी हैं, 12 वर्ष वाले 4 शिक्षार्थी हैं तो 4 लिखेंगे, 13 वर्ष वाले 5 हैं, यहाँ 5 लिख लेंगे, 14 वर्ष वाले भी 4 हैं, 15 वर्ष वाले 6 हैं, 16 वर्ष वाले 5 हैं, 17 वर्ष वाले 4 हैं और 18 वर्ष वाले 2 हैं। हमने सारी चीज़ें नोट कर ली जो दी गई थी आपको, देखिए ये दोनों चीज़ें नोट हो गई। अब संचयी बारंबारता निकालने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले पहली बारंबारता को ऐसे ही नोट करेंगे, जैसे 4 था 4 को नोट करेंगे, फिर कार्य ये होगा कि इसको जोड़ते जाएंगे, जैसे 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 9 में फिर आगे 9 में 4 और बढ़ जाएगा, 9 4 13, अब 13 तक पहुंच गया, 13 में ये 6 और बढ़ जाएगा, 13 6 19, फिर 19 में 5 और बढ़ जाएगा, 19 5 कितना हो जाएगा 24, 24 में 4 और बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 28, 28 में 2 और बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 30। तो बस यही कार्य करना है, यानी कि संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहला पद है, पहली फ्रीक्वेंसी यानी एफ जो बारंबारता उसको लिखेंगे और बाकी बारंबारताएं जोड़ते चले जाएंगे और इस तरफ लिखते चले जाएंगे। ये बात याद रखेंगे, अंत में जो यहां पर आया है वही इन सब का जोड़ भी आएगा, इन सब का जोड़ के देख लीजिए, 4 5 9 4 13 6 19 5 24 4 28 2 30, ठीक है। इसको जोड़ने पर भी 30 है और यहाँ अंत की अंतिम संख्या भी 30 है, इसका मतलब सही आपने बारंबारता, संचयी बारंबारता सही निकाली है। इतना कार्य करने के बाद अब आपको जब मध्यिका बतानी होती है तो मध्यिका क्या करना होता है, यहाँ पर सम संख्या वाला है ना 30 आया, देखिए n का मान अगर यहाँ पर टोटल देखें तो जोड़ने पर जो टोटल n है 30 है ना, 30
शिक्षार्थी थे ना कुल, तो 30 कैसी संख्या है? सम संख्या। तो सम वाला मध्यिका का सूत्र लगाएंगे। सम वाले में मध्यिका का सूत्र क्या होता है? सम वाले में जो मध्यिका होता है वो होता है n/2 यानी n बटे 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1। आगे इसमें ऐसे +1 लिखा जाता है, आगे +1 ऐसे वह पद, और टोटल में /2 तो लेना ही होता है। अब देखिए n का मान 30 है, 30/2, 30 यहां रखेंगे ना तो ये आएगा 30/2वां पद, और प्लस में यहां भी 30/2 रखेंगे, 30/2 प्लस 1 यहां वह पद, और टोटल का /2 तो चल ही रहा है। ये आया कितना कट के? 15। तो यहां से आप देख रहे हैं आया 15वां पद, और प्लस ये कट के 15 हो जाएगा, 15 में एक और बढ़ जाएगा 16वां पद, और टोटल में /2। 15वां पद और 16वां पद क्या है, कहां मिलेगा, कैसे देखेंगे, इसको ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम यहां पर संचयी बारंबारता में देखें तो यहाँ 4 है, 9 है, 13 है, 19 है, 24 है। यहां पर देखिए 19 ऐसी संख्या सबसे छोटी मिल रही है जिसमें 15वां पद आ सकता है। आप ये देखेंगे संचयी बारंबारता में कौन सी संख्या जिसमें ये दोनों पद समा सकते हैं, 15 और 16। तो 15 भी और 16 भी 19 के अंतर्गत आ जाएगा। भाई 13 छोटा है, उसमें 15-16 आएगा नहीं। 19 पड़ रहा है जिसमें 15 भी मिल जाएगा, 16 भी मिल जाएगा। ये जैसे ही आप चुनाव कर लेते हैं, कहां पर? संचयी बारंबारता में देखते हैं, तो जो मिला है उसके सामने ठीक चले जाइए, तो देखिए कौन सा पद है, उसके सामने ठीक चले जाएंगे। 19 में दोनों मिल रहे हैं, 15वां 16वां, तो इस 19 के ठीक सामने पद में आ जाएंगे जो आयु या जो कुछ भी दिया था पहला कॉलम, उसमें देखेंगे क्या लिखा है 15। तो बस आप केवल यहां 15वें पद की जगह भी यही मान रख देंगे और 16वें पद की जगह भी यही मान रख देंगे। तो अब आप जब यहां पर मान रखेंगे तो इसको मैं देखिए यहां पर लिख के दिखा देता हूं। तो मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? मध्यिका बराबर 15वां पद प्लस 16वां पद, दोनों ही 15 आए तो इसकी जगह भी 15 लिखेंगे, इसके जगह भी 15 लिखेंगे, /2 हुआ कितना? 15-15 30, 30/2 कट के फाइनली कितना आ गया? 15। तो जो मध्यिका निकल के आई वो क्या आई? 15। यही आपका हो गया उत्तर। इस तरीके से करेंगे। तो मुझे आशा है आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ गए होंगे, कोई ऐसा टफ नहीं था। एक बार ध्यान से फिर से देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लगाइए। अगले प्रश्न में कहा गया है साइन, अगले प्रश्न में आपको दिया गया है साइन π/3 कॉस का π/6 प्लस साइन का π/6 इंटू कॉस का π/3। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, ऐसी संख्या लिखी है तो साइन और कॉस, यहाँ कोई साइन नहीं तो यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ प्लस दिया है तो कोई बात नहीं, ये वाला प्लस दे ही रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी ऐसे में पाई वाले प्रश्न आए तो पाई का मान साइन कॉस के साथ जब भी आया हो तो पाई का मान 180 लिया जाता है। पाई का मान आप 180 रखेंगे, जैसे ही देखिए क्या बन जाएगा 180/3 गुणे कॉस का 180/6 प्लस साइन का ऐसे ही 180/6 गुणे कॉस का 180/3। ये आपने पाई जहां जहां था वहां देखिए 180 रख दिया। अब इसको आप कट करेंगे, 3 6 18 ये 60 हो जाएगा देखिए, और ये कॉस 6 3 18 30 हो जाएगा। ठीक है, गुणे में है ही है, फिर प्लस है, यहाँ से देखिए यहाँ 6 3 18 30 हो जाएगा, साइन का 30 और गुणे 3 6 18 ये कॉस का 60। ये आपके पास आ गया। अब आपको एक साइन कॉस का मान याद होना चाहिए, जो कि मैंने कई बार आपको मॉडल पेपर में भी पीछे बताया है, फिर से बता दे रहा हूं। साइन के मान देख लीजिए 0 पे 30 पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे मैं मान लिख दे रहा हूं। देखिए साइन 0 पे 0 ही होता है, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, ये √3/2 और ये 1। इसको मैं बनाना सिखा दूंगा आपको, जल्दी ही मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो उसमें ये सब मैं फिर से सिखा दूंगा आपको कि टेबल ये कैसे आप बना लेंगे अपने आप ही। और कॉस में यही 0 का मान हो तो उल्टा लिख दीजिए, यही मान जो 0 से आप इधर बढ़े हैं, अब उल्टा जो 90 का मान था वो 0 का हो जाएगा यहाँ, फिर ये उल्टा अब आप ऐसे चले आइए बस इधर से, तो इधर से लिखते चले आइए। ये देखिए मैं इधर से बस लिखता चला जा रहा हूँ और 0 यहाँ पहुँच गया लास्ट में। ये साइन और कॉस के मान होते हैं। ठीक है, अब आपको मान रखना है केवल बस, तो यहाँ मान रखिए जरा, साइन 60, देखिए साइन में 60 पर ये देखिए मान है √3/2,
तो इसको √3/2 फिर गुणा cos 30 में भी √3/2 है तो यहाँ रखिए, फिर प्लस sin 30 देखिए कितना था 1/2, और फिर cos 60 कितना था ये भी 1/2 तो ये रख दिया। अब देखिए √3 का हो जाएगा 3, जब भी ध्यान रखिए √3 गुणे √3 ऐसे होता है तो 3 आएगा, कभी √2 गुणे √2 समान संख्या रूट में हो गुणा वही आता है, अगर √5 है तो 5 ही आएगा, ये सब रूल आप याद रखिएगा। तो ये तो √3 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, कुल मिला के हर दोनों का बराबर है। जब हर बराबर है तो हर कोई इकट्ठे ऐसे लिख लेते हैं, इसको तो जोड़ते नहीं कि 4 4 8 तो करते नहीं, ये ऐसे ही लिख लेते हैं, ऊपर वाला जुड़ जाएगा 3 + 1 तो ऊपर आया 4 नीचे 4, 4 एकम 4 4 एकम 4 यानी 1 इसका फाइनल आंसर आ गया। फाइनली इस साइन वाले कॉस वाले प्रश्न का उत्तर 1 आ गया। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न लग गया, आप इसको ढंग से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, फटाफट चीजों का अभ्यास करते जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 13 हो गया, 12 हो गया, 14 क्वेश्चन, 3 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपए। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में आप सीधे सीधे आपको समीकरण बनाना होगा। देखिए इसमें क्या बोला गया, 3 मेज और 2 कुर्सी का में, तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे पहले एक मेज और 1 कुर्सी का मान। तो माना एक मेज का मूल्य आप अपनी तरफ से मान लेंगे, मान लेते हैं x रुपए है। ठीक है, इसी तरीके से एक कुर्सी का मूल्य मान लेते हैं y रुपए है, एक कुर्सी का मूल्य y रुपए, दोनों मान लिया हमने। कुर्सी और मेज का मूल्य, मेज का हमने मान लिया x, पहले मेज था और फिर कुर्सी का y मान लिया। अब ये हमने कितने कितने का माना, एक मेज का और एक कुर्सी का, जबकि आपने कितना कितना खरीदा है, यहां पर खरीदा गया 3 मेज और 5 कुर्सी। तो आप अपने आप बताइए, पहली शर्त जो है उसमें क्या खरीदा गया है, पहली शर्त में आपसे बात की गई है 3 मेज और 5 कुर्सी। तो एक मेज अगर x का है तो 3 मेज कितने का होगा, 3x का। अगर मैं आपसे कहूं एक मेज 100 रुपए की है तो 3 कितने के होंगे, 300, गुणा ही तो करेंगे। तो वैसे अगर एक मेज x का है तो 3 होंगे 3x का मतलब 3 गुणे x ही हुआ। इसी तरीके से प्लस और क्या खरीदा, तो प्लस लगा देंगे, और खरीदा 5 कुर्सी, मतलब एक बार में उसने खरीदा। ध्यान दीजिए यहां पर कैसे समीकरण बनेगा, एक बार में खरीदा 3 मेज 5 कुर्सी, तो मतलब 3 मेज, एक मेज का x था तो 3 मेज का 3x हो जाएगा। एक कुर्सी का y था तो 5 कुर्सी ली है तो इसलिए यहां पर 5y हो जाएगा। 3x और 5y बराबर, ये 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य था 1000 रुपए, 1000 रुपए में खरीदा था। तो पहला समीकरण तैयार हो गया। फिर दूसरी शर्त इसमें देखिए क्या थी, है ना, दूसरी शर्त में क्या कहा गया है आपसे, ये तो पहला समीकरण तैयार हो गया। दूसरे में खरीदा क्या गया है, 5 मेज और 2 कुर्सी। तो इसी तरीके से अब ये 5x और प्लस 2y हो जाएगा। कितने रुपए में खरीदेंगे 5 मेज और 2 कुर्सी, 970 रुपए में। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिए यहाँ पर 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक मेज और एक कुर्सी का अलग अलग मूल्य बताना है, वही यानी x और y ही निकाल लेना बस। अब इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसका तरीका ये होता है कि इसको आपको या तो x को आप पहले गायब करिए, एलिमिनेट करिए, या तो y को हटाइए। जब एक हट जाएगा तो ही एक का मान निकल पाएगा। भाई अगर x ना हो तो y का मान आ जाएगा, फिर हम y का मान किसी भी समीकरण में रख के x निकाल लेंगे। इसका तरीका यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो x को हटाएंगे या y को। तो चलिए हम x को हटाते हैं। अगर x को हटाएंगे तो यहां पर 3x है, यहां 5x, इनको पहले बराबर करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अब एक एक तरीका यहां से ध्यान रखिएगा। जिसको आपको हटाना है, जैसे हमने टारगेट किया कि हमको x को हटाना है, तो x को हटाना है तो इसका मतलब अब हमें 3x और 5x को पहले बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हटाया कैसे जाएगा, अगर ऊपर भी सेम संख्या हो नीचे भी सेम संख्या हो। जैसे यहाँ 3x है, यहाँ 5x, अगर हम इन दोनों समीकरणों को घटाते हैं तो ये अभी नहीं हटेंगे। लेकिन अगर यहीं पर बराबर हो, जैसे ये भी 15x और ये भी 15x होगा, तो माइनस करेंगे वो कट जाएगा। तो सबसे पहले इनको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए देखिए आपको मालूम है कि इस वाले समीकरण में 3 से गुणा कर दें। 3 से जब भी गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण को करेंगे, ध्यान रखिएगा, किसी एक संख्या को नहीं करेंगे। अब देखिए इस 3 को हम, इस वाले को x को मैं 5 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, 5 × 3 = 15 और यहाँ तीनों पची 15,
यानी x अब बराबर हो जाएगा। तो क्या बनेगा समीकरण नोट करिए जरा, 5 तिहाई 15x और प्लस, अब ये पूरे समीकरण में गुणा होगा, फिर 5 का इससे होगा 5 25y और बराबर में 5 का इससे भी होगा 5000 हो जाएगा। अब ये जो पहला समीकरण था ये ऐसा बन के आ गया, इसको मैं समीकरण 3 नाम कर देता हूं। और फिर से इसमें देखिए गुणा ये भी 3 से करिए, तो 3 5 15 प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 का इससे जब आप गुणा करेंगे तो 3 0 0 ही रहेगा, 3 का इससे करिए 0, 3 7 21, 2 3 9 27, 2 29। ठीक, ये समीकरण 4 बन गया। अब आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास समीकरण सामने है। ठीक है, अब इनको घटाने पर अगर हम घटा दें तो ये हट जाएगा, तो जब हम इसमें लिखेंगे आगे घटाने पर, इनको घटा दीजिए, घटाने पर क्या होता है नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये रूल होता है, नीचे वालों के चिन्ह घटाने पर बदल जाते हैं, जोड़ने पर नहीं बदलते हैं, घटाने पर बदल जाते हैं। तो ये कट जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस, अब 25 में से 6 गया तो कितना बचा 19y, 25y में 6y जाएगा क्योंकि अब ये प्लस नहीं रहा माइनस हो गया। इधर देखिए 5000 में इसको घटाइए जरा, तो ये 0 बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब आपका 0 से 0 बचा, यहाँ पर 9 यहाँ पर जाएगा, जब हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 1 गया तो 9 बचा, फिर यहाँ पर 9 में से 0 आएगा और फिर यहाँ पर आपका 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, ये हो गया आपका 2090। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जो y निकालेंगे तो क्या होगा, ये 19 गुणे में है उधर बटे में हो जाएगा, 2 0 9 0 और बटे में 19। अब 19 क्योंकि इधर गुणे में था इधर बटे में, अब y का मान देखिए निकल आएगा, आप निकालिए, 19 से काटिए, 19 से कम 19, 1 बचा, फिर 19 से कम 19 और फिर 0। तो आपने देखा इस तरीके से y का मान 110 आ गया। y का मान 110 मतलब y क्या था, कुर्सी, कुर्सी का मूल्य 110 रुपए। अब हम इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। जैसे कि हम इस y का मान कहाँ रखने जा रहे हैं, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपके पास बने हैं। तो y का मान समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 5x प्लस 2y बराबर 970 था, 5x प्लस 2y बराबर 970 था। ठीक है, यहां रखेंगे। तो अब देखिए y की जगह हम कितना रख देंगे 110, तो यहां हम रख देते हैं 110। ठीक है, तो इस जगह पर हम y की जगह 110 रख देते हैं बराबर 970। अब इसको आगे देखिए, 5x ये ऐसा ही रहेगा बराबर 200, ये हो जाएगा आपका 220। चलिए एक बार नोट ही कर लेते हैं, प्लस 220 बराबर इधर 970, ये प्लस 220 उधर माइनस हो जाएगा, तो आएगा क्या 5x बराबर 970 में 220 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 0 में से 0, 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, यानी 5x बराबर बचा आपका 750। तो यहाँ से x कितना आएगा, x बराबर 750 के नीचे ये 5 गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, 5 से काटिए, 5 1 कम 5, 50 25 और 0, 150 रुपये, है ना। यानी x का मान आ गया, आपने देखा x का मान आया 150 रुपये। तो यानी कुर्सी एक जो है x थी वो x का मान 150 आया। ठीक है, यानी कि जो मेज है वो x है, यानी ये 150 रुपये का एक मेज है और ये 110 रुपये की एक कुर्सी है। ये आपके आंसर आ गए। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही आपको सॉल्व करना था। ये सॉल्व करने का थोड़ा अभ्यास प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट, तब तक ट्राई करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15, घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी गाय 14 मीटर दूरी तक चर सकती है, तो वह कितना क्षेत्रफल चरेगी। ठीक है, आप ये सोचिए, अगर एक मैदान है, ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिए कि सपोज ये एक कोई मैदान है, मानते हैं समझने के लिए, यहाँ पर कहीं भी खूंटे से, ये हाँ खूंटा है मान लेते हैं, कहीं भी एक किनारे कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इससे खूंटे से 14 मीटर दूरी तक अगर गाय यहाँ पर बंधी है और वो 14 मीटर दूरी तक जा सकती है, मान लीजिए इतनी दूरी ये 14 मीटर है, एक तरफ 14 मीटर यहाँ तक जा सकती है, बस इसके आगे नहीं। फिर अगर ये इधर बढ़ेगी तो भी ये 14 ही मीटर जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती।
फिर ये अगर ऊपर जाएगी इस तरफ तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, उसकी रस्सी इसका मतलब 14 ही मीटर है, तो 14 मीटर से ज़्यादा तो वो किधर भी नहीं जा सकती है ना। तो ये तरीका है इसका, 14 मीटर। तो आप देख रहे हैं अगर हम इन सारे बिंदुओं को मिलाएं तो एक वृत्त की संरचना बनती है। ठीक, इसका मतलब कि 14 मीटर त्रिज्या के साथ एक वृत्त बन रहा है। तो कुल जो क्षेत्रफल ये गाय चर पाएगी, इस पूरे वृत्त का ही क्षेत्रफल चर पाएगी। इसका मतलब ये तय हो गया कि जो त्रिज्या है वो 14 है ना, 14 मीटर, और पूरा वृत्त में वो चरेगी। तो आपको इसका मतलब मोटा मोटा यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ही बता देना है, वही हो जाएगा कि गाय कुल कितना चर सकती है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। अब देखिए 22/7 गुणे यहाँ पर 14 गुणे 14 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 7 दूनी 14। आप देख रहे हैं यहाँ पर 22 गुणे 14 दूना 28 आ गया, 22 गुणे 28 आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये कितना आएगा आपका, ठीक है, 6 5 11 6, 616। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर आ गया 616, और मीटर में था तो क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर लिखते हैं। 616 मीटर स्क्वायर गाय घास चर पाएगी कुल मिलाकर के। ये आपका क्वेश्चन 15 तक आप कर चुके हैं, आप 16 17 18 और कर लेते हैं, बस ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। आप शेयर जरूर करिए वीडियो, ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 है जिनको आपको सॉल्व करना है। करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 4:5 है तो इन दोनों कोणों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके सभी वर्टेक्स कहाँ पर हों, सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों, इसी चतुर्भुज को क्या कहा जाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक, ये चतुर्भुज आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष बिंदु कहाँ हो, वृत्त की परिधि पर हो। जैसे मैं इसका नाम करूं तो ABCD इसका नाम हो गया चतुर्भुज का। ये इस वक्त जो चतुर्भुज है ये चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके सभी शीर्ष वृत्त की बाउंड्री पर है यानी परिधि पर है। तो अब इसमें कहा गया है कि इनके सम्मुख कोणों का अनुपात 4:5 है। मान लीजिए सम्मुख कोण कोई भी ले लीजिए, ये या फिर ये, इसके विपरीत A और C सम्मुख है, B और D सम्मुख है, तो कोई भी एक ले लीजिए, मान लेते हैं ये वाला और ये वाला। तो इसका और इसका अनुपात यानी कोण A अनुपात कोण C ऐसे मान लेते हैं, ये 4:5 है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन कोणों का अंतर क्या होगा, तो पहले तो ये कोण हम पता करें। तो हम मान लेते हैं माना कोण A बराबर, जब ये ऐसे अनुपात में दिया होता तो आप इसको मानते हैं ना x में, कोण A x और कोण C बराबर 5x। ये 4x और ये 5x मान लिया, जिस अनुपात में होते हैं उसके साथ हम x या k कुछ भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्योंकि आपको मालूम है सम्मुख कोणों का योग जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 होता है। ये रूल है कि विपरीत कोणों का योग 180 होता है, तो हम ये लिख लेंगे। तो अब A की जगह रखेंगे 4x और C की जगह 5x बराबर 180 आया कितना, 4x और 5x मिलके 9x बराबर 180। तो यहाँ से जो x का मान निकला वो 180 में 9 इधर गुणे में बटे में आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी कि ये 20 आ गया। x का मान 20 आया है। तो जब x का मान 20 आया है तो ये जो 4x था भाई, कोण A बराबर आपका था 4x और x आया है 20, इसका मतलब यहाँ 20 रखेंगे तो ये 80 आ जाएगा। फिर कोण C बराबर आपने 5x लिया था तो x का मान 20 आया, यहाँ रखेंगे तो 20 पंचे 100 आ जाएगा। अब इन दोनों कोणों का अंतर पूछा था, ये दोनों कोण नहीं पूछे थे, अंतर। तो अंतर मतलब इनको घटा दीजिए, कितना आया, अंतर 20 आया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर कोण पूछता तो कभी कभी कहता है सबसे छोटे कोण का मान बताओ, तो सबसे छोटा कोण कौन सा बना, 80। बड़ा बताओ तो 100, दोनों का अंतर बताओ तो कितना हो गया, 20। ठीक, तो इस प्रकार से आप कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ये प्रश्न आपको अक्सर मिल जाता है। इसमें बस केवल इतना ही देखना है कि जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक है, सीधा लिख दिया जाता है। तो इसमें पद देखिए 12 5 बार आया, 16 11 बार आया। बारंबारता का मतलब कौन कितनी बार आया, तो इसमें इससे ये पता चल रहा है कि 12 5 बार आया है, 16
11 बार आया है, 20 जो है वो 15 बार आया है, 24 22 बार आया है, 28 8 बार आया। कौन सबसे ज्यादा बार आया? तो 24 ऐसा पद है जो सबसे ज्यादा बार आया, यानी 22 बार आया। इसका मतलब इस प्रश्न के लिए देखते ही आप तुरंत नोट करेंगे पहले सारणी को और फिर बोल देंगे क्योंकि 24 की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, यानी क्योंकि 24 सबसे ज्यादा बार आया है, इसीलिए जो बहुलक होगा बहुलक बराबर 24। ये उत्तर, इसमें केवल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है बस। अब चाहे ये ऐसे दिया होता या ऐसा दिया होता 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे भी, तब भी आप ये देखते उसकी बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा है वही उसका बहुलक हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। हालांकि जो क्लासेस में दिया होता तो एक उसका बड़ा फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने का, वहां पर सीधे आप नहीं बता सकते, वहां पर आपको एक फॉर्मूला होगा और वहां से आप उसका मान निकालेंगे। वो आप में है नहीं चैप्टर में, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा हूं। ठीक है, उसमें 2f1 f2 f0 करके होता है फॉर्मूला बड़ा सा, उसमें सॉल्व करना होता है, तो खैर उसकी चर्चा नहीं करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर बहुलक आपका आंसर हो गया 24। ठीक है, ये क्वेश्चन 18 लास्ट 1029 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप क्या करते हैं, 1029 का लासा निकालते हैं। ठीक है, चलिए लासा निकालते हैं। तो देखिए क्या है, 3 से कटेगा, 9 2 11 12, हाँ कट जाएगा। 3 से 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, नहीं कटेगा अब ये 3 से, अब ये 3 से नहीं कटेगा। आपको अगर याद है तो ये 7 का घन होता है, तो ये 7 से ही कटेगा। नहीं याद है तब भी आप 5 से तो कटेगा नहीं, आप सीधे 7 से ही चेक करेंगे। तो 7 चौके 28 है ना, 7 चौके 28, 6 बचा 63, 7 9 63। फिर देखिए 7 7 49 और 7 1 कम 7। यानी आपने जब आपको 1029 का आपने जब लासा लिया तो 1029 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो देखिए घन होने के लिए, किसी भी संख्या को घन होने के लिए 3 3 के जोड़े बनना जरूरी, मतलब 3 3 संख्याएं जरूर होनी चाहिए। जैसे 7 यहां 3 बार है, ठीक है, लेकिन ये 3 केवल एक ही बार आया है, इसलिए जब तक ये 3 बार नहीं दिखेगा तब तक कि ये घन नहीं बन सकता। इसका मतलब यहां पर अगर 2 और 3 हो जाए तो ये भी 3 बार हो जाएगा। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कितने 3 और लाने पड़ेंगे, 2 और 3 लाने पड़ेंगे, तभी ये घन बन पाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि इसमें 2 3 और बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब 3 गुणे 3 का मतलब 9, यानी यदि संख्या 9 से गुणा कर दें, यानी 9 और बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यही तो आंसर निकला कि इसमें 9 से और गुणा कर दें तो इसमें ये पूर्णघन हो जाएगा। तो यदि संख्या 9 से गुणा कर दी जाए तो यह पूर्णघन हो जाएगी, हो जाएगी। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उसका उत्तर हो गया 9। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है ये मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपको अभ्यास कार्य करते रहना है। आपको परीक्षा तक बहुत सारे मॉडल पेपर कराए जाएंगे अच्छे से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। खूब ढंग से इनका अभ्यास करिए और आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। आगे टेट सीटेट सुपर टेट क्वालिफाई करके मेरी क्लासेस शाम 7 बजे टेट सीटेट की चली रही हैं, वो भी आप लोग देखिए। अच्छे से आप एक सरकारी अध्यापक बने, अच्छे से देश के निर्माण में अपनी सहायता करें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।